डीप में स्वागत है। आज हम लोग गर्मपंथी यानी उग्रवादी चरण जो 1905 से 1917 या 19 के बीच में रहा था, उनसे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। इससे पहले के क्लास में इसके कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन कर दिया गया, बाकी कुछ जो शेष बच गए हैं आज उसे हम लोग देखें। अगर इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो देखा जाए, हम लोग यहाँ से आगे सॉल्यूशन करेंगे 47 से 46 तक। इससे पहले हम लोगों ने कर लिया था। तो देखा जाए 47 में है बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो बिहार बंगाल से कब हुआ? यह बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग होता है, जब दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में होता है। उस दिल्ली दरबार में दो ऐतिहासिक निर्णय लिया जाता है। पहला निर्णय यह होता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, और दूसरा निर्णय यह होता है कि जो भारत की राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफ़र कर वह दिल्ली को किया जाता, और दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को देश की राजधानी बन जाती, तथा उसी समय बिहार को भी बंगाल से अलग कर दिया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 48 में, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि किस प्रकार से जो स्वतंत्रता संग्राम में होम रूल आंदोलन एक घोतक था। पहला है, देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया। हिंदू मुसलमान की एक संयुक्त संघर्ष उसने अतिवादियों उदारवादियों के बीच क्या किया? पुनर्मेलन को स्थापित किया। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसने देश के सामने क्या किया? एक स्वशासन का ठोस योजना की। होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब होती है? आप स्थिति को समझिए। 1916 ईस्वी में क्या होता है? होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया जाता है। होम रूल आंदोलन का जो अर्थ होता है उसका अर्थ ही होता है स्वशासन। तो इसका अर्थ क्या होता है? स्वशासन होता है। उसके बाद यह जो होम रूल शब्द है यह आयरलैंड से लिया गया। तो भारत में जो इसका है क्या किया जाता है? एक तरफ जो इसके नेतृत्व रहते हैं वह बाल गंगाधर तिलक रहते हैं, और दूसरे तरफ जो नेतृत्व रहते हैं वह एनी बेसेंट रहती है। तो बाल गंगाधर तिलक यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भागों में यह बाल गंगाधर तिलक एक्टिव रहते हैं, और प्रायद्वीपीय भाग के पूर्वी भागों में यानी उधर एनी बेसेंट रहते हैं। जो बाल गंगाधर तिलक रहते हैं वह मुख्यतः कहाँ रहते हैं? महाराष्ट्र और बंगाल में सक्रिय रहते हैं। और एनी बेसेंट की बात की जाए तो वह मद्रास और तमिलनाडु में सक्रिय रहती है। इधर बाल गंगाधर तिलक क्या करते हैं? अपना जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थापित करते हैं? बेलगांव में कर्नाटक में स्थापित करते हैं। और उधर एनी बेसेंट जो मद्रास और तमिलनाडु में थी वह अपना मुख्यालय अडियार के मद्रास में स्थापित करती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे होते हैं, उसका अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया जाता है। और उधर जिसका नेतृत्व एनी बेसेंट कर रहे होते हैं वह जॉर्ज अरुंडले के द्वारा बनाया जाता है। और इसमें जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे होते हैं उसमें उद्देश्य जो रखा जाता है स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका जो उद्देश्य रखा जाता है। और जिधर एनी बेसेंट कर रहे थे उसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना रखा जाता है। इधर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जुलाई 1916 में होम रूल की स्थापना, और दूसरी तरफ भारत में ही सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की स्थापना की जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी इस होम रूल आंदोलन के तहत। होम का मतलब ही होता है घर, घर का शासक यानी स्वदेशी शासन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 49 में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। अब गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। देखिए यह जो गदर पार्टी की स्थापना क्यों होती है? देखा जाए क्या हो रहा था, जब भारत में जो ब्रिटिशर्स थे जब वह अपना दमनकारी नीति तेज कर रहा था। कब? जब बंगाल का विभाजन होता है, उसके बाद सूरत अधिवेशन होता है जिसमें नरम दल गरम दल अलग होते हैं। उसी के बाद से गरम दल का जो प्रभाव है वह बढ़ता जाता है, उनके विचारों को उनके तरीक़ों को पूरे देश में व्याप्त हो जाता है। तो क्या करती है अंग्रेज? अपना दमनकारी नीति तेज करती है। तो उसके विरुद्ध में क्या होता? बहुत सारे जो क्रांतिकारी होते हैं वह विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन स्थापित करते हैं। यह सिर्फ गदर पार्टी नहीं, और बहुत सारे पार्टियां हैं जैसे आज़ाद हिंद फौज, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये सभी क्या करते हैं? विदेशों में क्रांतिकारी संगठन स्थापित करते हैं। तो उसमें भी एक गदर पार्टी है जो 1913 ईस्वी में। इसकी कहानी आगे आएगी कि किस प्रकार से गदर पार्टी ने कामगाटा मारू घटना को जन्म दिया, फिर इस गदर पार्टी ने किस तरह से क्या किया?
गदर क्रांति के लिए सहयोग किया प्रथम विश्व युद्ध। तो आगे चर्चा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 50 में, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से हो जाती है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है कब? 1906 ईस्वी में। तो ध्यान में रखेंगे, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। लेकिन जो 1906 ईस्वी में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह जो होते हैं वह नियमित नहीं होते। 1907 ईस्वी में जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह नियमित होते हैं और वह पूछा भी प्रश्न में जाता है, जिसके कौन होते हैं? आगा खां होते हैं। देखिए क्या होता है मुस्लिम लीग का घटना, कि सबसे पहले जो होता है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वह 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को, इसके पीछे जो उद्देश्य होता है वह होता है लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो क्या करता है, अपने एक सचिव स्मिथ को वह भेजता है किसके पास? अलीगढ़ के चांसलर यानी प्रिंसिपल के बाद ऑर्चवेल रहते हैं उसके प्रिंसिपल, वह भेजता है प्रतिनिधि को, और साथ में वह जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल होते हैं उसको एक प्रतिनिधि मंडल भी साथ में लेकर जाने को कहता है। तो स्मिथ क्या करता है, ऑर्चवेल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल होते हैं वह अपना सामने रखता है। तो वह जो स्मिथ का प्रस्ताव था, वह जो सचिव होते हैं, किसके सचिव? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो सचिव होते हैं वह स्मिथ के विचारों को उनके सामने रखता है। तब उसके बाद क्या होते हैं, जो ऑर्चवेल होते हैं वह प्रावधान करते हैं कि आप क्या करिए कि जिस जिस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनका सिग्नेचर प्लस जो जो उसमें शामिल है उन सभी को लेकर आइए। तो ऐसा उसके बाद क्या होता है, वह जो कुछ प्रस्ताव पारित करता है, प्रस्ताव पारित करने के बाद उसमें लगभग 4000 मुसलमानों का सिग्नेचर भी होता है जो इसका सपोर्ट करते हैं कि हमें क्या चाहिए, पृथक निर्वाचन। यानी पृथक निर्वाचन इन लोगों का कहना था कि जो मुस्लिम लोगों का है वह क्या होना चाहिए, उसको अलग से सरकारी सेवाओं में तथा हर एक क्षेत्र में अलग से सुविधा होना चाहिए, इसको लेकर बात करता है। और इसके पीछे जो जड़ रहता है वह मिंटो का, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब बंगाल का विभाजन होता है, उस बंगाल विभाजन होने से पूर्व मिंटो का पूर्वी बंगाल में कई बार दौरा किया जाता। उस दौरे से भी पता चलता है कि वह क्या करना चाहता, बंगाल का विभाजन के साथ हिंदू मुस्लिम के बीच को बढ़ाना चाहता है। तो होता है वैसा ही होता है, क्योंकि क्या होता है, जो इस तरह से जब वह देख रहा था कि ब्रिटिश सरकार के बीच जो भारतीय हिंदुओं का जो रोष सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा, उसमें से वह क्या कर रहा था, मुसलमानों को अलग करना चाह रहा था कि किस प्रकार से क्या किया जाए, इस क्रांति को धीमा किया जाए, यह जो उठ रहा क्रांति इसको ख़त्म किया जाए। इसलिए वह मुस्लिम लीग को, हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहता। तो फिर लेकर जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस समय जो उसके जो सचिव रहते हैं वह छुट्टी पे गए हुए रहते हैं शिमला, तो प्रतिनिधि मंडल भी वहीं जाता है तथा जो 4000 मुसलमानों के हस्ताक्षर करवाकर एक प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें विभिन्न 35 जो प्रमुख मुसलमानों के प्रतिनिधि मंडल होता है वह बनाया जाता है। और आगा खां ने क्या करता, मुस्लिम लीग प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करता। कौन? आगा खां मुस्लिम जो प्रतिनिधि उसका नेतृत्व करता। और 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय को शिमला में भेंट की तथा शिष्ट मंडल ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की, प्रार्थना पत्र में मांगे की, जिसमें मांगे में क्या क्या था, मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित अनुपात मिले, नौकरियों के प्रतियोगिता तत्व को समाप्त किया जाए, फिर प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायालय में मुसलमानों के न्यायाधीश का पद का व्यवस्था किया जाए। इस तरह से उन्होंने 5-6 प्रकार से मांग रखी। और लास्ट में क्या होता है, वायसराय लॉर्ड मिंटो के निमंत्रण पत्र पर भारत के जो मुसलमान रहते हैं उसको प्रवेश का अवसर मिल जाता है। यानी कहने का मतलब अब पूरी तरह से जो क्या होते हैं, मुसलमान राजनीतिज्ञ बनकर शिमला से वापस लौटते हैं। उसके बाद वही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। लेकिन जब यह स्थापना होता है वह मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फेडरेसी के नाम से जाना जाता है। और जो किन के द्वारा बनाया जाता है, इन्हीं के द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 51 में, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? अब बताइए होम रूल लीग की स्थापना में किसका नहीं था? बाल गंगाधर तिलक का था, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ही ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे थे, जबकि एनी बेसेंट जो है मद्रास और तमिलनाडु के क्षेत्रों में क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। और सुब्रमण्यम अय्यर भी इसके
स्थापना के सदस्य थे, लेकिन जो टीएस ऑलकट थे यह नहीं थे। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। देखिए अब आ गया गदर क्रांति। तो जो गदर क्रांति है उसके पीछे छिड़ने का कारण क्या था। तो गदर क्रांति का छिड़ने का जो मेन कारण था वह क्या था कि जो गदर क्रांति की आप लोगों ने देखा कि इसकी स्थापना विदेशों में की गई थी। खासकर क्यों यह किया गया था, मतलब विदेशों में रहकर क्या किया जा सके, विदेशों को इसके आंदोलन में, भारत के आज़ादी में समर्थन को प्राप्त किया जा सके। तो उसी के उद्देश्य से विदेशों में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होती है 1913 ईस्वी में। क्या होता है, स्थापना के बाद धीरे धीरे प्रथम विश्व युद्ध नज़दीक आने लगता है। उस विश्व युद्ध में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको सैनिक की आवश्यकता पड़ती है और धन की आवश्यकता पड़ती है। आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है, वह महात्मा गांधी और जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं ब्रिटिशर्स के लिए गांव गांव का दौरा कर वह लोगों को ब्रिटिश का सहयोग करने और धन अर्जित करते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स इसमें क्या करता है, बोलता है कि अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वशासन कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। इसी के उद्देश्य से वह बाल गंगाधर तिलक, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इनके लिए सैनिक और धन का एकत्रण करना स्टार्ट करते हैं। और इसी बीच में उधर से जो क्या होते हैं, गदर क्रांति होते हैं, उनको यह चीज़ स्पष्ट होता है कि यह गोली दे रहा है कौन, ब्रिटिशर्स। तो वहाँ से वह क्या करते हैं, यानी ब्रिटिशर्स के सहयोग करने के उद्देश्य से वह एक प्रकार का वहाँ क्रांति करते हैं कि अब हमें क्या करना होगा, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आंदोलन करना होगा और अपने स्वराज को प्राप्त करना होगा। एक बहुत बड़ा भाषण होता है, आंदोलन होता है, और वह सभी जितने भी विदेश में थे, यानी जो भी भारतीय प्रवासी विदेशों में रह रहे थे, सबसे आग्रह करते हैं और वही क्या करते हैं, वहाँ से वह निकलते हैं भारत आने के लिए। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब वह भारत आते हैं, कौन, ये गदर पार्टी के नेतृत्व, तो उसमें जो इसके अध्यक्ष जो रहते हैं सोहन सिंह भकना, उनका जो क्या होता है, वह सावधानी से योजना तैयार करते हैं। क्या योजना तैयार करते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत के जितने भी जो दुश्मन है उनसे मदद प्राप्त किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक अपने सहयोगी को काबुल भेजा, चीन भेजा, फिर जापान भेजते हैं ताकि वह क्या कर सके, विरोधियों से सहयोग प्राप्त कर सके और ब्रिटिश हुकूमत को भारत से उखाड़ फेंके। यह योजना था और इसी योजना को लेकर वहाँ से वह सभी प्रवासी को लेकर चलता है। किसको सहयोग करने के लिए, ब्रिटिशर को सहयोग करने के लिए। कि उद्देश्य क्या रहता है कि सहयोग कर क्या करना, घुसकर उसको उखाड़ फेंकना भारत से। लेकिन यह बात इसको पता चल जाता है। वही इसी में क्या होता है, जो गदर पार्टी के जो होते हैं वह जल के रास्ते भारत पहुंचना चाहते हैं। इसी में कामगाटा मारू, एसएस कोरिया और नैमसंग नामक जहाज़ों से वह क्या होते हैं, भारत की ओर आगमन करते हैं। उसी में कामगाटा मारू को कहाँ भेजा जाता है, जापान भेजा जाता है। और जापान क्या करता है, उसे स्वीकार करने से मना कर देता है, जिसमें लगभग 376 यात्री होते हैं। मात्र 24 भारतीयों को वह क्या करता है, ये अपने क्षेत्र में उतरने के लिए देता है। तो ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारण तो क्या था, महत्वपूर्ण छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम विश्व युद्ध का होना, शुरू होना था। इसी सबसे महत्वपूर्ण क्षण नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 53 में किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो किस अधिवेशन में होम रूल अपनी राजनीति को सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, यह जो था कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। इसी अधिवेशन में होम रूल अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए। आगे आपको पता होगा कि क्या करते हैं, जो रहते हैं ये बाल गंगाधर तिलक, वह 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में तिलक को वापस कांग्रेस के आधिकारिक रूप से शामिल कर भी लिया जाता है। तो इसमें उनको मेन रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 में, वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वह जो वरिंद्र घोष द्वारा कौन सा गुप्त क्रांतिकारी बनाया गया था, वह अनुशीलन समिति। हम लोगों ने चर्चा किया था कि क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश की दमनकारी नीति बढ़ रही थी तब कुछ क्रांतिकारी तत्वों ने, क्रांतिकारी आंदोलनकारी ने क्या किया, एक क्रांतिकारी संगठन का स्थापना किया। यह क्रांतिकारी संगठन क्या था, यह चाहता था कि ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के जरिए क्या किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। इसीलिए वह गुप्त संगठन का स्थापना करता, एक अनुशीलन समिति का और दूसरा अभिनव भारत समिति का। इस अनुशीलन समिति का केंद्र बंगाल होता है, जबकि अभिनव भारत
समिति का केंद्र होता है वह महाराष्ट्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 में, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया? यह बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो उदारवादी नेता हैं वह जो अनुनय विनय और विरोध कर रहे हैं, इससे कभी भी क्या कह सकता, भारत की आज़ादी को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो वह कौन दोष करते हैं? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। उसी के बाद उन्होंने क्या किया, एक क्रांतिकारी में तीव्र मोड़ लाया। 1897 ईस्वी का जो घटना होता है जिसमें वो केसरी नामक पत्रिका को प्रकाशित करते हैं तथा वह लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से वह क्रांतिकारी में अग्र रूप में आकर भाग लें, और उसी के बाद उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 में, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष नेता वंदे मातरम? तो बताइए किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो यह जो बनता है चंपारण का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का। तो आपको पता होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन का वंदे मातरम गीत बनता है। तो किस प्रकार से बनता है? क्योंकि क्या होता है 1905 ईस्वी में वंदे मातरम राष्ट्रवादियों के लिए नारा बन चुका था। इस संबंध में जब आप देखेंगे तो जो 1907 ईस्वी का जो ढाका मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट तैयार किया था उसमें से वंदे मातरम पूर्वी बंगाल में सक्रिय क्रांतिकारी संगठन का प्रमुख नारा माना था। कौन? यह जो ढाका का मजिस्ट्रेट था। उन्होंने यह भी बताया था कि कभी कभी ये लोग भारत माता की जय भी बोलते हैं वंदे मातरम के साथ साथ। उन्होंने यह जिक्र किया था कि जब विद्रोही लेखन और बम कांड के लिए आरोप में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया तो उनके कई साथी, जो जब अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया था काकोरी कांड के बाद, उसके कई साथी क्या हो गए, वंदे मातरम का घोष कर रहे थे। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत किसका बना? स्वदेशी आंदोलन का। यह स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, क्यों स्टार्ट हुआ था? यह स्टार्ट हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन, जिसमें यह नारा दिया गया था कि स्वदेश यानी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ताकि क्या हो सके, भारतीय मांगे स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश मजबूर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 57 में क्या है कि निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? तो यह थे कौन कौन थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, यही 2 अखबार थे। आपको पता होगा जब एनी बेसेंट के द्वारा क्या किया जाता है, होम रूल की स्थापना की जाती है, यही 2 अखबार कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा क्या करते हैं, वह अपने उद्देश्य और लक्ष्य जो होता है उसको प्रसारित भी करते हैं। 1 एवं 2 हो जाएगा। और एनी बेसेंट की बात की जाती है, आयरलैंड की लेडी होती है। यह धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वह भारत की क्रांति में, भारत के आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में देखा जाए, अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन थे? तो बताइए कौन था जो उदारवादी और, यानी कहने का मतलब एक तरफ हो गया नरमवादी और गरमवादी, यानी पुनर्मिलन को किस प्रकार से कौन उसका जन्म थे, कौन मिलाए थे? तो वह जो मिलन हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन, तो वह किनको माना जाता है? वह एनी बेसेंट को ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका पर्याप्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे 59 में है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है, क्योंकि यही लाल बाल पाल, यह जो तीनों होते हैं गरम दल के नेता होते हैं, पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी करते हैं और इसी के बाद पूरा समूचा देश इनके साथ खड़ा होता है। इसीलिए इनको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अनुनय विनय और मतलब कहने का मतलब प्रेयर के माध्यम से इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध झुका नहीं बल्कि उनके विरुद्ध क्या क्या एक सशस्त्र रूप से उसका सामना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 60 में है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। तो कौन कौन की गई थी? आपको पता होगा कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक के द्वारा जुलाई में किधर किया जाता है, यह कर्नाटक और महाराष्ट्र में किया जाता है, और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास और तमिलनाडु में किया जाता है होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल का अर्थ ही होता है स्वशासन, तो स्वशासन के लिए यह होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 में करा, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो अंततः देश का विभाजन कराया। कौन कराया?
तो ध्यान से इसको पढ़िए कि राष्ट्रीय आंदोलन में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वो देश का विभाजन कौन कराया? 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, मतलब कहने का मतलब मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ जरूर, हिंदू मुस्लिम को क्या किया, अलग कर दिया। हालांकि इसके पीछे लॉर्ड मिंटो का काफ़ी हाथ होता। अगला पढ़ते हैं 1905 में बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन तो मुख्यतः अंग्रेज इसी उद्देश्य से करता है ताकि जो बंगाल में जो क्रांति का लहर था, जो जिस तरह से मजबूत था, उसको क्या किया जा सके, कमज़ोर किया जा सके। साथ में यह भी उद्देश्य रखा कि किस तरह से उस क्रांतिकारी उस आंदोलन में मुस्लिमों को हटाया जाए, और उसी मुस्लिमों को हटाने के उद्देश्य से वह दोनों के बीच मतभेद का पैदा करना चाहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, तो इसका कुछ खास उद्देश्य नहीं था। उसके बाद विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व स्थानों का आरक्षण। इतना कुछ तो ठीक था कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्या होता है कि अंग्रेजों द्वारा विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था जब कर दी जाती है, तो यह बोला जाता है कि ये जो घटना होता है मतभेद का, अंततः देश का विभाजन यही करवा देता है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो जाती है। जैसे ये निर्वाचन होती है, फिर बाद में वह अपने मुस्लिम आरक्षित के लिए एक अलग से देश की मांग करने लगते हैं, अलग संविधान की मांग करने लगते हैं। तो इसका जो डी नंबर ऑप्शन पर्याप्त होगा इस चारों ऑप्शंस में से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 62 में, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत अभी हम लोगों ने देखा था। अच्छा, वो था, इससे पहले था जो वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा जो अनुशीलन समिति था। अब है अभिनव भारत। तो ध्यान में रखेंगे कि अगर अनुशीलन समिति गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, जो किन के द्वारा बनाया गया था, क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया गया था, जो विश्वास रखते थे कि ब्रिटिशर्स को सशस्त्र विद्रोह के जरिए उसे क्या किया जा सकता है, भारतीय मांगों को मांगने के लिए झुकाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हथियार चलाने, बम बनाने, इस तरह के वो क्या करते थे, ट्रेनिंग देते थे उस संस्था में, जो एक अभिनव भारत और कौन अनुशीलन समिति के रूप में आया है। तो अभिनव भारत जो बंगाल में सक्रिय था, अनुशीलन समिति जो कहाँ था, महाराष्ट्र में। तो अभिनव भारत के जो संबंधित थे वह थे वीडी सावरकर। ध्यान में रखेंगे। अनुशीलन की समिति के कौन थे, वरिंद्र घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? देखिए क्या होता है, हिंदू मुस्लिम एकता का दूत यह सिर्फ सरोजनी नायडू ही नहीं, इनके साथ जो तिलक रहते हैं वह भी इन्हें बोलते हैं। क्या होता है कि जब 1906 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, याद करिए 1906 ईस्वी, 1906 ना, नहीं 1920 ईस्वी, 1920 ईस्वी में क्या होता है कि कांग्रेस का 2 अधिवेशन होता है। आपको पता होगा कि एक कलकत्ता का अधिवेशन होता है और एक नागपुर का अधिवेशन होता है। तो 1920 तो ये आगे हो गया, वो तो अलग है। क्या होता है कि ये दोनों हिंदू मुस्लिम, सरोजनी नायडू पहली बार जो है कि मोहम्मद अली जिन्ना से 1906 ईस्वी में मिलती है कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में। तो ध्यान में रखेंगे, इसी में क्या होता है कि जब वह उनसे मिलते हैं तो जिन्ना ने नायडू को सहज रूप से अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, और सरोजनी के मन में जिन्ना के प्रति बड़ी कोमल भावनाएं थी। तो उसी में क्या हो गया था कि सरोजनी नायडू अपने एक कविता, जो प्रेम की कविता होता, उसमें उन्होंने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया, तथा उन्होंने यह बताया किस तरह से जिन्ना हिंदू मुस्लिम की एकता थे। आपको बता दें, हिंदू मुस्लिम जो जिन्ना थे वह भी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ किए थे, वह ब्रिटेन में रहकर किए थे। ब्रिटेन से बैरिस्टर की पढ़ाई खत्म करने के बाद वह क्या करते हैं, भारत आते हैं, और भारत आते हैं तो 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में वह उसके सदस्य बनते हैं। फिर 16 ईस्वी में 1916 में अध्यक्ष भी बनते हैं। तो हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में देखा जाए, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अध्यक्ष हुआ? तो आपको बता दें, लाल बाल पाल में वह हुए लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। यह 1920 ईस्वी का, हाँ अब याद करिए 1920 ईस्वी में क्या होता है, अधिवेशन होता है। इसमें 2 अधिवेशन बुलाया जाता है, एक विशेष अधिवेशन और एक वार्षिक अधिवेशन। वार्षिक अधिवेशन जो हर बार दिसंबर में होता था, विशेष अधिवेशन इसमें कलकत्ता में बुलाया जाता है, जिसका लाला लाजपत राय क्या करते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। इसमें असहयोग प्रस्ताव की
मांग की जाती है, लेकिन इसमें असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता। तो ध्यान में रखेंगे, यही लाला लाजपत राय के थे। और जब इसका क्या होता है, जब विशेष मतलब जो वार्षिक अधिवेशन होता है उसमें असहयोग प्रस्ताव पारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 में देखेंगे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि हमने बताया था आपको मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। तो 1906 ईस्वी में होती, उस समय जो इसके कौन होते हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं मुस्लिम लीग के, वह कौन होते हैं, वह होते हैं नवाब सलीम उल्लाह। लेकिन जो उस समय जो 1906 ईस्वी में होता है, वह जो प्रथम अध्यक्ष होता है, वह उसको मान्यता नहीं दिया जाता है, यानी वह अस्थायी था, उससे उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। तब 1907 ईस्वी में कराची में क्या होता है, वह अधिवेशन होता है और उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वही आगा खां होते हैं, जो अस्थायी होता है और जो मान्य होता है। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या होगा, आगा खां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 में, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो गीता रहस्य देखिए बाल गंगाधर तिलक के लिया था। जब यह मांडे जेल में थे तब उनके द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया था। अब गीता रहस्य लिखने का कारण क्या था, गीता रहस्य इसलिए वो लिखे थे कि वो मान नहीं पा रहे थे कि गीता जैसे ग्रंथ केवल मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जाता है, उसमें केवल संसार छोड़ने की अपील है। वो ये मतलब उनको ये चीज़ नहीं मान पा रहे थे कि वह केवल मोक्ष की ओर ले जाता है, संसार को छोड़ने का अपील करता है। उन्होंने क्या किया, कर्म को केंद्र में लाना चाहा। वह मतलब कहिए कि वह शायद समय का ही मांग था, जब उस गुलाम देश में लोगों के समझ मोक्ष की बात नहीं कर सके, और उन्होंने कहा कि जब देश गुलाम हो तो उस समय कर्म में लगना, यानी देश को आज़ादी के लिए ही काम करना, वह मोक्ष है। तो आपको पता होगा कि जो महात्मा गांधी थे वह गीता के अत्यंत प्रशंसक भी थे, वह गीता को माता भी कहते थे। लेकिन जब उन्होंने गीता रहस्य को पढ़ा तब उन्होंने कहा कि तिलक जी का यह टीका उनका शाश्वत स्मारक है। तो ये था गीता रहस्य, जो क्या किए उस ओर मतलब वह ले गए कि उन्होंने यह चीज़ क्या किया, लोगों को दिखाया कि कर्म को वह केंद्र में लाना चाहे। यानी उन्होंने यह दर्शाया कि जब देश गुलाम हो तब अपने लोगों को मोक्ष की बात नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें तो कर्म में लगाना होता है। वही तिलक ने किया, कौन, गीता रहस्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 में, कामगाटा मारू क्या था। देखिए कामगाटा मारू क्या था, यह कामगाटा मारू वही है जहाज जब गदर क्रांति से सहयोग ग्रंथ गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। फिर जैसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, ब्रिटिश सैनिक को क्या होती है, सैनिक और धन की इकट्ठा होती है। उसी के सहयोग के लिए क्या होता है, गदर पार्टी एक बहुत बड़ा सभा का तैयार करता है, जिसमें ब्रिटिशर्स की सहयोग को लेकर वह ब्रिटिश प्रवासियों को भारत आने का न्योता देता है कि हमें चलकर ब्रिटिश को क्या करना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। मोटो तो रहता है कि उसके में सहयोग कर उसे हटाना, इसीलिए वो गदर पार्टी के जो मोहन सिंह भाकना जो अध्यक्ष होते हैं, वह क्या करते हैं, बहुत सारे सहयोगियों को विभिन्न देश भेजते हैं उनके विरोधी से मिलने के लिए। तो उसी समय कामगाटा मारू होता है, जो 376 व्यक्तियों को लेकर क्या करता है, चलता है। और यह कहाँ पहुँचता है, यह पहुँचता है कनाडा। और जब जैसे ही कनाडा पहुंचता है तब वहाँ की सरकार क्या करती है, इसे उतारने से मना कर देती है। मात्र 376 में से 24 व्यक्तियों को वहाँ उतारने के लिए दिया जाता है, बाकी इसको रिटर्न करा दिया जाता है। और उसी के साथ वो भारत लगभग 2 महीने तक वहाँ इंतज़ार करती है, फिर उसके बाद वो वापस भारत आती है। और यह रहस्य क्या होता है कि यह जो योजना था, जो तैयार किया गया था, यह पता चल जाता है कामगाटा मारू ब्रिटिशर्स के द्वारा कि इस प्रकार से योजना तैयार किया जा रहा है। तब उसकी जांच पड़ताल होती है। फिर बोला जाता है कि मतलब पूरा एक दूसरे में भिड़ंत भी होता है, जिसमें 24 लोग मारे भी जाते हैं। तो यही होता है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज़ होता है जिसे गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 68, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततः समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई, वह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। उन्होंने कहा कि
ब्रिटिशर्स के सामने अनुनय विनय और विरोध की राजनीति से कभी भी क्या किया जा सकता है, आंदोलन स्वतंत्रता को प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं के नेतृत्व में वह समाप्त हो गया, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखेंगे 69 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में व्यक्ति है, सूची 2 में जर्नल है। श्यामाजी कृष्णा वर्मा। चलिए आगे पढ़ते हैं। भिकाजी कामा। भिकाजी कामा कौन थे? देखिए भिकाजी कामा हम लोगों ने चर्चा किया था कि यह एक क्या थे, मतलब क्या बोलिएगा, प्रवासी भारतीय थे जिनका जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन वह ब्रिटिश में रह रहे थे। इन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, 1907 ईस्वी का वह याद करिए, जब अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस एक सम्मेलन होता है, उसमें वह क्या करते हैं, 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टटगार्ड में मैडम भिकाजी क्या करते हैं, पहले बार झंडा फहराते हैं। और वह जो प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं वह अभी के तिरंगा जैसा नहीं रहता, वो कुछ अलग होता है, लेकिन वही 1907 ईस्वी में पहली बार मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया जाता है। और यह जो है, जो वहाँ जब वह निकालते थे, प्रकाशित करते थे, तो काफ़ी चर्चित था, लोकप्रिय था, यह प्रकाशित करते थे वंदे मातरम। इन्होंने लोगों से यह भी अपील किया कि भारत को दास्ता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की, तथा इन्होंने हिंदुस्तानियों को आगे बढ़ो, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यह कहकर संबोधन भी किया था। उसके बाद एनी बेसेंट की बात की जाए, एनी बेसेंट की भी चर्चा हम लोगों ने किए थे। एनी बेसेंट भी क्या थी, प्रवासी भारतीय थी जो भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी हद तक लड़ी। बोला जाता है कि यह इनके पिता डॉक्टर थे, 5 वर्ष की उम्र में ही एनी बेसेंट की पिता की मृत्यु हो जाती, फिर इनकी माँ किसी तरह इनको शिक्षा दिलाती, फिर इनका शादी होता, और जब यह शादी होता है उसके बाद क्या होता है, इनके 2 बच्चे होते हैं, और पति से इनका सामंजस्य नहीं बैठने के कारण क्या होता है, इनके पति जो संकुचित विचार के होते हैं, जिनके कारण सामंजस्य नहीं बैठने के कारण दोनों के बीच डाइवोर्स होता है। फिर पति किसी तरह जो बच्चे होते हैं वह ब्रिटिश न्यायालय से किसी तरह केस जीतकर वह अपने ओर लेता है। तब इस चीज़ को लेकर उनको बहुत ही हार्दिक कष्ट होता है, किनको, एनी बेसेंट को। और वही कहते हैं कि यह अत्यंत मानवीय कानून है, जो ब्रिटिशर्स को है वहाँ कहते हैं कि यह अत्यंत मानवीय कानून है जिसने बच्चे को उनकी माँ से अलग करवा दिया। मैं अपने दुखों का निवारण दूसरे के दुखों दूर करके करूँगी, और सब अनाथ और असहाय बच्चों की माँ बनूंगी। वही इसके बाद एनी बेसेंट क्या करते हैं, भारत के आंदोलन में काफ़ी समर्थन करते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। तो एनी बेसेंट के लिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कॉमनवेल्थ। और कौन था, एक न्यू इंडिया। अरविंद घोष के द्वारा कौन था, यह इंडियन एसोसिएशन था। तो अब बाकी श्यामजी वर्मा द तलवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 में। 70 है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। कामगाटा मारू कब हुआ था, यह कामगाटा मारू घटना 1914 ईस्वी में होता है। महात्मा गांधी भारत का आगमन कब हुआ, 1915 ईस्वी में हुआ था। तो अब देखिए क्या होगा, पहले होगा कामगाटा मारू घटना, उसके बाद होगा महात्मा गांधी भारत आए, फिर तिलक की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामगाटा मारू घटना तो क्या था, जो गुरुदत्त सिंह के द्वारा एक जहाज जो क्या किया गया था, किराए पर लिया गया था, और उसमें 376 यात्री सवार होकर क्या करते हैं, जापान कनाडा के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको शरण नहीं दिया जाता। वो लगभग 2 महीने तक इंतजार करते हैं, किसी भी कारण विनय करने के बावजूद भी उनको रिटर्न कर दिया जाता। मात्र 24 व्यक्तियों को उसमें उनको उतरने दिया जाता। योजना क्या रहता है, यह योजना गदर पार्टी के जो प्रमुख रहते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ रहता है। और गदर पार्टी के कौन रहते हैं, हेड रहते हैं, वह रहते हैं ये गुरु, कौन ध्यान से उठ रहा है, देखिए माइंड से निकल गया। चलिए आगे आएगा तो बता देंगे। वह जो रहते हैं, कौन रहते हैं, सोहनसी भकना रहते हैं। हाँ, अध्यक्ष उसके सोहनसी भकना रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 71 में। सूरत की लूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई। तो सूरत की लूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई, सूरत की फूट है, सूरत की लूट नहीं, सॉरी, सूरत का फूट जो हुआ वह कांग्रेस का किसके हाथ में हुआ, नरम दल के हाथ में हो गया। तो जो बंगाल, ये सूरत का जो सूरत अधिवेशन हुआ था वह क्यों हुआ था, इसी को तो लेके हुआ था कि गरम दल वाले लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, और नरम दल वाले रास बिहारी बोस को बनाना चाहते हैं। अंततः नरम दल वाले के ही अध्यक्ष बनते हैं, और उसी के बाद नरम दल गरम दल भी अलग हो जाता है, तो नरम दल वालों की हाथ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में देखेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है,
यह किसकी है? यह अरविंद घोष की है। अब अरविंद घोष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं भाई, क्या थे। देखिए अरविंद घोष वैसे मतलब एक क्या कहिएगा उसको, मतलब ज्ञान वाले पुरुष थे जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में, मतलब क्या किया जाए, अच्छे पढ़ाई भी किए थे, पढ़ाई में काफ़ी उज्जवल थे। वो 18 वर्ष की उम्र में ब्रिटेन में कैम्ब्रिज में जाकर पढ़े थे। उसके बाद उनकी पिता की इच्छा थी कि वो आईसीएस अधिकारी बने। तो वह क्या करते, अरविंद घोष वहीं जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे होते हैं, तब क्या करते हैं, वह आईसीएस की परीक्षा देते हैं और उत्तीर्ण भी होते हैं। लेकिन क्या हो जाता, एक घुड़सवार के आवश्यक इम्तिहान में वो खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसके कारण फिर वह भारत का आईसीएस अधिकारी नहीं बन पाते। फिर वह भारत लौटते हैं, फिर वह उप प्रधानाध्यापक के रूप में 750 रुपये पर रहते हैं। फिर बंगाल विभाजन के बाद क्या होता, उनको काफ़ी चोट पहुंचता, उसके बाद वह छोड़ देते हैं उप प्रधानाध्यापक के। फिर वो किसी स्कूल में 150 रुपये पर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वह क्या करते हैं, अपना पत्रिका को प्रकाशित करते हैं, जिसमें लोगों को जागरूक करते हैं, राष्ट्रीयता को, स्वतंत्रता के लिए लेख लिखते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, फिर घटना होता है अरविंद घोष के साथ एक, कौन सा, अलीगढ़ संयंत्र। अलीगढ़ घटना क्या होता है, वो होता है मुजफ्फरपुर कांड, किंग्सफोर्ड वाला 1908 ईस्वी में। उसी के एवरोज में जब क्या होता है, कौन सा गार्डन, मनिकतुल्ला गार्डन पर जब छापा मारा जाता है। उस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को फांसी पड़ने के बाद, प्रफुल्ल चाकी तो मर जाते हैं, उसी में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उनके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर इनको चित्तरंजन दास इनकी वकालत करते हैं। जब वो छूटते हैं उसके बाद ये क्या बनते हैं, मतलब उसके बाद से यह सन्यासी बन जाते हैं और ये पांडिचेरी चले जाते हैं। ये है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 देखेंगे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, यह बंगाल विभाजन लागू होने के दिन किया गया था। क्या हुआ था कि देखिए कि जुलाई 1905 ईस्वी में मिंटो के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है। इसके विरोध में क्या होता है, टाउन हॉल में एक सभा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, बहिष्कार का प्रस्ताव को व्यक्त किया जाता है। फिर क्या होता है कि जुलाई में तो घोषणा करता है, फिर अक्टूबर 1905 में बंगभंग विरोधी आंदोलन, मतलब बंगाल विभाजन के विरुद्ध बंगभंग आंदोलन को भी स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई में घोषणा करता है और 16 अक्टूबर को यह प्रभावी हो जाता है, यानी उस दिन से लागू हो जाता है बंगाल विभाजन। और वही 16 अक्टूबर के दिन क्या कहता है, जब यह प्रभावी हो जाता है तब संपूर्ण बंगाल में क्या कहता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता था। आपको यह मालूम होगा कि रविंद्र टैगोर के द्वारा कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मैत्री दिवस, राखी दिवस के रूप में मानेंगे, एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं। तो बंगाल विभाजन के दिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में देखेंगे, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी। तो आपको पता होगा कि एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कोलकाता के अधिवेशन 1917 ईस्वी में बनती है। और कांग्रेस के अभी तक पूरे अधिवेशन में 3 ऐसे भारतीय लेडीज होती है जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनती है। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में कौन बनती है, सरोजनी नायडू, 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 75 में, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। यह वी चिरोल के द्वारा कहा गया था कि जो तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, वो भारतीय शांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था। देखिए मुजफ्फरपुर जो है, इसे मुजफ्फरपुर बम कांड के रूप में भी जाता है, किंग्सफोर्ड कांड के रूप में भी जाना जाता है, अलीगढ़ संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो क्या था यह मामला, देखिए थोड़ा समझिए। क्या होता है कि एक गुप्त संगठन बनाया जाता है, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सशस्त्र के माध्यम से क्या किया जा सके, ब्रिटिशों को चुनौती दिया जा सके, ताकि वह हमारे विचारों को मान सके। यही होता है, इसीलिए वो 2 समिति का, अनुशीलन समिति और अभिनव भारत समिति का निर्माण करते हैं। और इसी को लेकर क्या कहता है, छुप छुप कर बम बनाना, हथियार चलाने का ट्रेनिंग भी दिया जाता है। यह जो आंदोलन, क्रांतिकारी संगठन बनाया जाता है, गुप्त आंदोलन, उसी में से क्या होता है, उसमें टारगेट किया जाता है वह संगठनों के द्वारा, गुप्त संगठनों के द्वारा, क्रांतिकारी संगठनों के द्वारा, कि जो बदनाम पुलिस अफसर हैं, गवर्नर हैं, वाइसराय हैं, मजिस्ट्रेट हैं, उन सभी को टारगेट किया जाता है, जिन्होंने क्या किया था, हिंसात्मक कार्रवाइयों की थी, किसके विरुद्ध, जो आंदोलनकारी थे, उन लोगों को टारगेट किया था। उसी में से एक था ये किंग्सफोर्ड एक क्रूर मजिस्ट्रेट था। जब उसको पदोन्नति कर भागलपुर का सत्र न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा रहा था,
तब वह क्या हो रहा था, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को वह क्या हो रहा था, बागी के द्वारा जा रहा था। उसी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी के द्वारा योजना बनाकर उस पर बम फेंका जाता है और गलती से वह किंग्सफोर्ड के बागी पर बम न जाकर उसके पीछे जो मिस्टर कैनेडी की पत्नी थी उस पर जाकर गिर जाता है, जो कि भारतीय आंदोलन में काफ़ी सहानुभूति रखती थी। और इससे आघात होकर प्रफुल्ल चौकी तो क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको आघात होता है। उसके बाद खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र फांसी दे दिया जाता है। यही होता है मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड का हत्या का प्रयास 1908 30 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 में क्या लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था। तो लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में घोषणा पर किया था, जब जॉर्ज पंचम आए हुए थे। उसी के समझ में दो ऐतिहासिक क्या होता है, निर्णय लेता है, एक बंगाल विभाजन रद्द और उसके बाद कोलकाता से राजधानी दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। यही अलीपुर बम कांड, जब अलीपुर इधर किंग्सफोर्ड 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बम फेंका जाता है जिसमें प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेता है, खुदीराम बोस को फांसी दे देता है। उसके बाद क्या होता है, इसको लेकर क्या करता है, कलकत्ता के मनिकतुल्ला गार्डन पर छापा मारता है, जहाँ पर क्रांतिकारी बम बनाने और हथियार चलाने का अभ्यास करते थे। उसी के बीच में अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष उनके भाई को पकड़ कर गिरफ्तार कर अंदर कर जाता है। फिर बाद में क्या होता है, अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास करते हैं, वही उनकी वकालत करते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। फिर वह जाकर पांडिचेरी में क्या करते हैं, औरैवले आश्रम का भी स्थापना करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। उसके बाद 79 में देखेंगे 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता कराने वाले थे वह कौन थे, एनी बेसेंट थी कि गोपाल कृष्ण गोखले थे कि बाल गंगाधर तिलक थे। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ऐसे क्या किया जाता है, बाल गंगाधर तिलक को क्या किया जाता है, लखनऊ समझौता और केसरी पत्रिकों के लिए काफ़ी चर्चित थे ये बाल गंगाधर तिलक, और एनी बेसेंट हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाने जाते थे। तो करा कि दोनों के बीच को समझौता कौन कराए थे, इसका जवाब आप हमें दीजिए, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 80 में निम्नलिखित में से 80 में है निम्नलिखित में किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, वह किए थे अंबिका चरण मजूमदार। यह लखनऊ में होता है और इस अधिवेशन में लखनऊ इसलिए ऐतिहासिक माना जाता है कि जो गरम दल नरम दल थे वो दोनों फिर से एक बार होते हैं, तथा इसमें जो क्या होते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग वह भी एक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 81 में क्या होता है, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 के कारणों किस लिए प्रसिद्ध था। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, हमने आपको शायद अभी पीछे भी चर्चा की है कि यह बंगाल विभाजन का समय होता। ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। देखिए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जरूर की गई थी, लेकिन यह कब किया गया था, जब यह घोषणा किया गया था यानी जुलाई में, जब जुलाई 1905 में करजन के द्वारा घोषणा किया जाता, तो उसी के बाद अगस्त में यह टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, लेकिन ये 16 को नहीं था, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। इस दिन आधिकारिक रूप से बंग भंग विभाजन लागू कर दिया गया था। हाँ, यह तो जरूरी था कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था कि जो बंग भंग आंदोलन है उसी के बाद क्या कर दिया गया था, वह लागू किया गया था इसी के विरोध में, ताकि बंगाल विभाजन को रद्द किया जा सके। तो वही जब लागू हो जाता उसके बाद यह किया था। तो ऑप्शन बी पर्याप्त है। सी में नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा, ये नहीं होगा। लोकमान्य तिलक ने पुणे में विदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 82 पढ़िए क्या है। कथन 1 में है बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना को जन समाज के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात है कि जो बाल गंगाधर तिलक है राष्ट्रवाद की भावना को जन सम्मान यानी लोगों तक पहुंचाने का कोशिश किया और प्रयास भी किया। इसके संबंध में उन्होंने पत्रिकाओं का भी प्रकाशित किया, जिसमें हम लोगों ने देखा था केसरी नामक पत्रिका जो बिकली क्या करते थे, एक शीर्षक निकालते थे जिसमें एक बार उन्होंने भारत का दुर्भाग्य निकाला था, जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। आगे पढ़ते हैं। तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवक का एक दल संगठित किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहला कराए जन सम्मान के लिए राष्ट्रवाद की भावना जन सम्मान के लिए क्या किया, विस्तारित करने का प्रयास किया। उसके बाद है तिलक ने
अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवक का दल संगठित किया। ये भी सही बात है कि अकाल पीड़ित के लिए स्वयंसेवक दल का गठन किया। करा क्या, कथन दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 का सही निष्कर्ष है, तो इसका जवाब हो जाएगा कथन तो दोनों सही है, लेकिन परंतु 2 कथन 1 का सही निष्कर्ष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों कथन सही है, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में देखेंगे। 83 करा एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। बिल्कुल सही बात है। जब यानी कहने का मतलब सितंबर में इधर मद्रास और तमिलनाडु में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति को रखा जाता है। उसमें उन्होंने अपने को लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, काम करने के उद्देश्य से उसमें मुस्लिम लीग का सहयोग रहता। फिर दूसरा कथन में कि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक है। हाँ, यह महसूस किए थे, तभी तो वह मुस्लिम लीग के साथ भी साथ काम कर रहे थे ना। तो यह कथन दोनों सही है, कथन 1 कथन 2 का सही स्पष्टीकरण भी है। कैसे स्पष्टीकरण सही है समझाना, उधर वह मुस्लिम लीग के साथ करते, दूसरे में कह रहा है कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। तो आम जनता में तो सब आ रहे थे, जितने भी जान, चाहे वो मुस्लिम हो या वो हिंदू हो, तो स्पष्ट है। दोनों सही, कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 84 में। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से कौन बच गया था? देखिए इस चारों ऑप्शन में कौन था? काकोरी षड्यंत्र कांड क्या था, थोड़ा इसको समझिए। यह घटना होता है 1925 ईस्वी को, काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या होता है, ये जो घटना 9 अगस्त 1925 को होता है, जो एक ट्रेन में डकैती डाली गई थी, उसी को लेकर था। क्या होता, क्रांतिकारी का मकसद था ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उन पैसों से हथियार खरीदना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती मिल सके। यही मेन उद्देश्य था। और यही जो काकोरी ट्रेन डकैती में खजाना लूटने वाले क्रांतिकारी देश के विख्यात क्रांतिकारी संगठन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य सभी होते। और यह जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सदस्य थे, इसे खासकर ब्रिटिश बदनाम किया हुआ था, क्या चीज कहकर, चोर डाकू कहकर बदनाम किया हुआ था। और क्या था, जब इन्हें मतलब आवश्यकता होती थी तो यह अंग्रेजों को ही लूटते थे, लेकिन उस दरमियान में कभी कभी निर्दोष व्यक्ति भी पकड़े जाते थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम ये काम नहीं करेंगे, और यह काकोरी कांड वाला यह होता है। और इस जब काकोरी कांड होता है तो इसमें हम आपको बता दें कि ये जो कौन होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, जो राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, उन्होंने यह कहा कि जो हमारा ये काकोरी कांड होगा यह पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि हमारा संगठन उतना दृढ़ और संकल्पित नहीं है। अगर इसमें विफल हुए तो यहाँ से इस जो क्रांतिकारी संगठन है इसका अंत स्टार्ट होगा। और वैसा ही हुआ। काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और इसमें क्या होता है, इस काकोरी कांड में लगभग कितना पैसा, लगभग 4600 समथिंग पैसा को लूटा जाता है। 4600 मतलब 4000 समथिंग पैसा आता है, इतना लूटा जाता है। उसके बाद जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, जब इसका केस हो रहा होता है, जब इसका रिपोर्ट दे रहा होता है, तो उसमें बताता है कि 11 अगस्त को जब वह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसमें बताता है कि जो सभी खाकी कमीज पहने हुए थे, इनकी संख्या 25 थी, हाफ पैंट पहने हुए थे, वे सभी पिस्तौल में वही कारतूस थे जो बंगाल विभाजन के राजनीतिक क्रांति में प्रयुक्त किया गया था। तो क्या होता है, जब यह घटना सामने बोला जाता है कि यह जो केस होता है, लगभग कहने का मतलब इसमें ब्रिटिशर्स का 10 लाख रुपया खर्चा होता है इस केस को, मतलब पूरा जो सुनवाई होने में। 25 को होता है और 27 होते होते सबको तो क्या किया जाता है, फांसी पर चढ़ाया जाता है। अशफाकुल्ला खां को, राजेंद्र लहड़ी, राम प्रसाद चंद्रशेखर आजाद को नहीं चढ़ाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में देखेंगे, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो वह एकमात्र थे सैयद हैदर राजा थे, यही दिल्ली से नेतृत्व किए थे। कौन स्वदेशी, आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था? यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी और बहिष्कार जो क्या हो गया, पूरे धीरे धीरे जनव्याप हो गया, लोगों तक पहुंच गया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ में तत्कालिक कारण क्या था? आइए, क्या था तत्कालिक कारण? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, यह तत्कालिक कारण था। दूसरा है लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, यह था। सी में कहा लाला लाजपत राय, अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन। सी में चापोकर बंदियों को मृत्युदंड की सजा
सुनाया जाना। तो 1900 स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालिक कारण क्या था, ये था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, क्योंकि ना तो बंगाल विभाजन होता और ना ही यह स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता। यही स्वदेशी आंदोलन क्या हो गया, धीरे धीरे देशव्यापी हो गया, सभी जगह फैल गया, जिसमें स्वदेशी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो इसमें मुख्यतः क्या रखा गया, स्वदेश यानी भारत में निर्मित सभी वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाना, और बहिष्कार का अर्थ हो गया जो भी वस्तु ब्रिटेन में उत्पादन किया जा रहा है वो हो गया बहिष्कार से संबंधित। तो जो इसके जो आंदोलनकारी थे वह जगह जगह दुकानों में जाकर लोगों से प्रार्थना करते थे कि क्या किया जाए, ब्रिटिश सामान को नहीं खरीदा जाए, तथा वह जो सामान लेते थे उनको भी वह प्रार्थना करते थे वह उनको इस्तेमाल नहीं करें, ताकि क्या हो सके, ब्रिटिशर्स हमारी मांगों को स्वीकार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में देखेंगे, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसे प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वह अफगानिस्तान है। यही अफगानिस्तान थे जहाँ पर भारत की अंतिम सरकार बनती है, और उसके राजा कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट महेंद्र प्रताप। और आपको जैसे ही महेंद्र प्रताप का नाम याद आता होगा तो आप याद करिए AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन्हीं के द्वारा 2.5 एकड़ ज़मीन दान में दिया गया, उसी पर यह बना हुआ। और आपको पता होगा कि इन्हीं के वंशज जो हैं उन्होंने पत्र लिखा है सरकार को कि अब वो जो लीज 90 साल का था वो ख़त्म होने वाला है, या तो आप क्या करिए, इस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर उनके पूर्वजों के नाम पर रख दीजिए ताकि उनको भी गर्वान्वित महसूस हो, अन्यथा फिर तो आप सरकार के हाथ में क्या करना नहीं करना। नेक्स्ट देखिए 88 में, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ? नरम और गरम दल में किस कारण हुआ था? गरम नरम दल। ये जो मेन कारण क्या था, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन सहयोग, तो यही है स्वदेशी आंदोलन ही था, गरम दल नरम दल। क्योंकि क्या हुआ था, देखिए स्वदेशी आंदोलन बहिष्कार आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तब क्या था, जो आंदोलन कांग्रेस के अधिवेशन में थे उसमें क्या हुआ था, 1905 का याद करिए वाराणसी में, जिसका ये कौन करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। उसमें उन्होंने एक शब्द बोला था कि यह जो बहिष्कार जैसे शब्दों का इस्तेमाल बार बार नहीं किया जाना चाहिए, इनको विशेष परिस्थिति में, विशेष अवस्थिति में ब्रिटिशर्स के विरुद्ध किया जाना चाहिए। हाँ, उन्होंने जरूर स्वदेशी बहिष्कार समर्थन किया, लेकिन उन्होंने यह भी बात बोला था कि इस शब्द का, बहिष्कार जैसे तरीकों का इस्तेमाल विशेष उद्देश्यों के लिए विशेष परिस्थिति में होना चाहिए। वे नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के विरुद्ध इन तरीकों का इस्तेमाल हमेशा किया जाए। तो यही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठन संगठित किया गया था। तो क्या किया गया था, कहाँ किया गया था? तो आपको बताएं, अभिनव भारत बंगाल में, और वो अनुशीलन समिति वह महाराष्ट्र में किया गया था। यही 2 क्रांतिकारी संगठन थे जो यह विचार रखते थे कि ब्रिटिशर्स को सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से क्या किया जा सकता है, अपने विचारों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 90 में, उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्ड, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय तक के लिए रहे। वे केंद्र सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। लाला लाजपत राय था, जो आपको पता, 1915 ईस्वी में अमेरिका में रहकर उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी ताकि वह लोगों को ध्यान आकर्षित कर सके, तथा जो प्रवासी विदेशी हैं, प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे, वह भारत की क्रांति, भारत की स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर भाग लें। यही लाला लाजपत राय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 91 में, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई? तो वह हुआ था, पंडित राम प्रसाद को बिस्मिल में को हुआ था गोरखपुर में। और हम आपको बता दें, राम प्रसाद बिस्मिल तो पहले थे, और जो प्रथम थे वह कौन थे, राजेंद्र लाहादी, जिनको गोंडा में होता है। उसके बाद क्या होता है, जो फैजापुर में, फैजाबाद में किनका होता है, यह अस्फुल्लुक खां, यानी जो अस्फाकुल्ला खां होते हैं उनको होता है। और उसके बाद जो रोशन सिंह होते हैं उनको इलाहाबाद में फांसी दिया जाता है। तो याद रखेंगे, गोंडा में राजेंद्र लाहाड़ी को, और रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और फैजाबाद में अस्फाकुल्ला खां को। तो इस तरह से हम लोगों ने उदारवादी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, गर्मपंथी जो समय रहा 1905 से 1919 उसके बीच में जो जो भी प्रश्न बन सकते थे, पूछे जा सकते थे, अराउंड हम लोगों ने सभी प्रकार के प्रश्नों का हल देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।